कहानी में एक नया मोड़ आता है सोमा के प्रवेश के साथ। सोमा के आने के कुछ वर्षों पश्चात महारानी ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया उर्मिला। सीता और उर्मिला अब दो बहनें थीं और दोनों हमेशा साथ रहती, इसलिए पूरा घर उन दोनों की देखभाल में बहुत आनंद के साथ व्यस्त रहता था। जब सीता लगभग 12 वर्ष की हुई, एक छोटी सी सेविका जिसका नाम सोमा था और जो सीता से कुछ ही वर्ष उम्र में बड़ी थी, महल में आ चुकी थी। बिना कोई विशेष पूछताछ के महाराज जनक उसे ले आए थे और वो सीता की निजी सेविका नियुक्त की गई। लगभग तभी से उसने भी हमारी राजकुमारी को माता कहना आरंभ कर दिया था, जैसा कि हम सभी कहते थे। सोमा एक आकर्षक लड़की थी, गोल चेहरा, खिली सी मुस्कान। उसकी लंबाई लगभग माता जितनी ही थी, किंतु वो उतनी छरहरी नहीं थी जैसी माता थी। हालांकि वो सुंदर थी, लेकिन उसकी दिखावट बहुत साधारण थी, क्योंकि वो अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं देती थी। वो हर समय अपने बालों को बांध कर रखती और दुपट्टे से ढक कर रखती, जिससे उसके काम में कोई रुकावट ना हो, और वो हमेशा किसी न किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखती थी। जैसा कि मुझे पता था, सोमा के लिए कोई भी काम साधारण नहीं था। सोमा के विशेष गुण उसकी विनम्रता और सेवा का भाव था। साथ ही परिपक्वता और ज्ञान उसकी आयु से कहीं अधिक उसके अंदर थे। एक शांत गरिमा थी जो मुझे कई बार मेरे पिताजी की याद दिलाती। जब मैं छोटी थी तो सोचती कि मेरे पिता एक आदर्श सेवक हैं, जो कभी अपने विषय में कुछ भी चिंता नहीं करते, जिनका प्रत्येक काम दूसरों की भलाई के लिए था, उनकी भलाई के लिए जिनके वे सेवक थे। सोमा ने भी वे सभी गुण धारण किए हुए थे। उसके लिए कोई भी काम छोटा या हीन नहीं था। वो हमेशा अपने काम करने में सबसे आगे रहती, जो भी उसे दिया जाता। उसके अलावा मानो वो माता की हर एक इच्छा व विचार को कहने से पहले ही जान जाती थी। यदि माता की मिठाई खाने की इच्छा होती तो सोमा उसे पहले ही तैयार कर चुकी होती। अगर माता पूजा के लिए फूल व फल एकत्रित करना चाहती तो सोमा पहले ही वो कर चुकी होती। ठीक वही जो माता चाहती वो पहले से कर देती। माता की इच्छा के साथ इतनी निकट परिपूर्ण दक्षता से अब माता अचंभित भी नहीं होती थी, मानो उन्होंने इसे यथोचित रूप से समझ लिया था, स्वीकार कर लिया था। मैं उसे बहुत पसंद करती थी और अक्सर अधिकांश मामलों में उसकी सलाह भी लिया करती थी, जबकि वो मुझसे आयु में छोटी थी, लगभग मेरी बेटी जैसी। मैंने सोमा को लगभग माता के विस्तार के स्वरूप में सोचना आरंभ कर दिया था। ये उस समय की बात है जब एक दिन सोमा और हम शाम की पूजा के लिए फूल लेने के लिए साथ बैठे थे। माता ने अचानक एक गतिविधि की, मानो मुझ पर से किसी चीज़ को हटाने का प्रयत्न कर रही हों, जैसे किसी चीज़ ने मुझे पहले से ढक के रखा हो, जिसे मैं नहीं जानती थी लेकिन माता जानती थी। ये क्या है माता? मैंने पूछा। मुझे लगा वो मेरे कंधे पर बैठे किसी कीड़े को हटाने का प्रयास कर रही थी। अचानक वो पीछे हट गईं, साथ ही उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव भी आ गए। मैं इसे नहीं हटा सकती, सीता ने कहा। क्या हटाना है? मैंने पूछा। क्या मेरे ऊपर कीड़े मकोड़े फड़फड़ा रहे हैं? मैंने अपने कंधों पर और पीछे कमर पर देखने का प्रयास किया, किंतु मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। नहीं मीनाक्षी, मैं तुम्हारे चारों ओर एक बादल सा देख रही हूँ, किंतु उसे हटा नहीं पा रही। क्षमा चाहती हूँ। बादल? मैं तो कोई बादल नहीं देख पा रही माता। चिंता ना करो, उसने मधुर स्वर में कहा। मैं इस विषय में पिताजी से बात करूँगी। उस रात मैंने अपने कमरे में इस घटना पर विचार किया। माता ने ऐसा क्या देखा जो वो परेशान हो गई। मैं समझ चुकी थी उनके पास कुछ विशेष सूक्ष्म शक्तियाँ थीं, जिनसे वो उन चीज़ों को देख और समझ सकती थीं जो हम लोग नहीं समझ पाते थे। ये ऐसा था जैसे कि वे हमारे मन और मस्तिष्क को किताब की तरह पढ़ सकती थीं, लेकिन वे इतनी विनम्र थीं कि इसका कभी प्रदर्शन नहीं करती थीं, और शायद उन्होंने मेरे उस दुर्भाग्य को देख लिया था जो मेरे परिवार पर पीढ़ियों से छाया हुआ था, जिसकी वजह से मेरा दिल अभी भी भारी रहता, माता के साथ रहने की खुशी के बावजूद। सोमा हमारी बातचीत के दौरान हमारे मध्य में थी और अगले दिन
उसने मुझसे संपर्क किया। मीनाक्षी, तुम माता पर भरोसा करती होगी। अगर उन्होंने कुछ भी देखा तो तुम चिंता मत करो, वे इसका निराकरण ज़रूर कर देंगी। मैं भी ऐसा ही मानती हूँ, मैंने फीकी मुस्कान से कहा। हम में से घर के कई लोगों ने उनसे उपचार लिया है और मुझे भरोसा है कि वे इसका भी उपचार निराकरण कर सकती हैं। मेरी ज़ुबान अटक गई। मैं सोमा के इतने समीप पहुंच गई थी कि उस क्षण मुझे महसूस हुआ कि मुझे उसे अपने परिवार के सभी रहस्य बता देने चाहिए। कुछ पीढ़ियां पहले हम बहुत बड़े दुर्भाग्य के अधीन थे, पर मुझे ज़ुबान हिलाने के लिए भी सही शब्द नहीं मिल रहे थे। वास्तव में मैं खुद इसे समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे पिता ने कभी अतीत के विषय में मुझसे कोई बात खुलकर नहीं की थी। इसलिए मैं इस विषय पर किसी को क्या बता सकती थी। मेरे मस्तिष्क में ये विचार आते ही मैंने स्वयं को रोका और सोचा कि ये पारिवारिक मामला मेरे अंतःकरण की गहराइयों में ही दबा रहे, इसे किसी को बताना शायद उचित नहीं होगा।